हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज सिंप्लीफाइड। जैसे कि हमने ज्योग्राफी ऑप्शन स्टार्ट किया था एज यू नो, अब हमने उसमें एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, फिजिकल कंडीशंस करी थी अर्थ के इंटीरियर की। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अर्थक्वेक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। जैसे कि मैंने आपको कल थोड़ा अर्थक्वेक के बारे में बताया भी था कि अर्थक्वेक होता क्या। अर्थक्वेक क्या होता है? सडनली एनर्जी रिलीज होती है, अर्थ शेक करती है, अर्थ का जो सरफेस होता है वो शेक करता है। किसकी वजह से? अर्थक्वेक वेव्स की वजह से, या उसको सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं अर्थक्वेक की रीडिंग। फोकस एपिसेंटर के बारे में बताया हुआ। और फॉल्ट क्या होता है कि जो रॉक डिस्प्लेसमेंट है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, एक हम न्यू टर्म पढ़ेंगे, वो है आइसोसिस्मिक लाइन। आइसोसिस्मिक लाइन क्या होती है? समझो कि कुछ पॉइंट्स हैं, ये मतलब एक लाइन है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स A B C D पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक लाइन जो कनेक्ट करती है उन पॉइंट्स को, उसको हम बोलते हैं आइसोसिस्मिक। लेकिन वो पॉइंट्स कौन से हैं? इंटेंसिटी। वो पॉइंट्स क्या डिनोट करते हैं? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के पॉइंट्स जो एक लाइन में होंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, उसको हम बोलते हैं आइसोसिस्मिक लाइन। ठीक है, अब इसमें कुछ आ जाते हैं टाइप्स। इसमें टाइप्स आ जाएंगे अर्थक्वेक के। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो होता है टेक्टोनिक। टेक्टोनिक किसकी वजह से होता है कि समझो कि ये प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनका सर्टेन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स 90 to 95% जो अर्थक्वेक होता है वो उसकी वजह से आते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, मतलब लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं, ये आपको अच्छे से समझ आएगा टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, लिथोस्फेरिक स्लैब क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अभी आप थोड़ा इसको समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है कि मतलब समझो कि एक प्लेट है, एक है ओशन की प्लेट, एक है कंटिनेंटल की प्लेट। एक दूसरे के साथ जब वो टकराएंगे ना तो फिर उससे क्या हो जाएगा? टेक्टोनिक अर्थक्वेक आ जाएगा। दूसरा होता है वॉल्केनिक। वॉल्केनिक खुद बता रहा है कि वॉल्केनोस की वजह से आ जाता है। ये आइसलैंड और इंडोनेशिया में। कोलैप्स क्या होता है कि जो माइनिंग एक्टिविटी है ना, जहाँ पे बड़ी ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। सॉरी। फिर होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन किसकी वजह से हो रहा है? समझो कोई इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री या न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या हो गया कि जो अगर कोई केमिकल बना रहे थे उसमें एक्सप्लोजन हो गया, उसकी वजह से अर्थ शेक कर रही है। एक है रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड। उसमें कहते हैं रिजर्वॉयर रखे हुए हैं, लार्ज रिजर्वॉयर रखे हुए हैं कहीं पे, तो उसकी वजह से हो गया, जैसे कोयना में। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज़ आती है, वो है एक थ्योरी है। देखो, अगर आप GS पढ़ रहे हो, GS1 पढ़ रहे हो, उसके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ऑप्शनल के लिए। ठीक है, और ये टॉपिक जो है GS1 से भी ओवरलैप होता है। ठीक है, अब टॉपिक थ्योरी का नाम है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ठीक है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो है 1906 में सैन फ्रांसिस्को जो अर्थक्वेक आया था वहाँ से ली गई है। और इसको ये स्टोरी इस थ्योरी के बारे में किसने बताया था? H.F. रेड ने। ठीक है, अब इस थ्योरी को मैं आपको बताती हूँ कि इस थ्योरी में उसने बोला क्या था। इस थ्योरी में उन्होंने ये बोला था, पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताती हूँ। जैसे ये रबर बैंड है, ठीक है, हम इस रबर बैंड को जितना खींचेंगे इसमें ना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें स्ट्रेस बढ़ता जाएगा एक टाइम बाद होएगा ये रबर बैंड टूट जाएगा। जितना इसमें स्ट्रेस बढ़, जैसे रबर बैंड टूटेगा एनर्जी रिलीज कर देगा ये। ठीक है, इसमें इन्होंने यही बोला है कि अर्थक्वेक अकर व्हेन स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड इन रॉक्स ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस। वही मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस पड़ेगा टेक्टोनिक फोर्सेस में, और उसकी जो इलास्टिक लिमिट होगी वो भी बढ़ती जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि वो सडनली वो रप्चर हो जाएगा और उससे एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, आपको इतनी सी बात समझ आई? यही इलास्टिक थ्योरी है। अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी है। पहले इसमें है कि पहले स्टार्ट में क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट स्लैब है, बिफोर जब से खिंचो रहा है ना, वो जैसे उसमें स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसके बाद क्या होगा, वो दोनों अलग हो जाएंगे अर्थक्वेक के बाद। ठीक है, इस थ्योरी में यही बताया। इसके सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक्सप्लेन करता है अर्थक्वेक जनरेशन को, फॉल्ट मूवमेंट को, सिस्मिक एनर्जी रिलीज को। क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने इसमें जो डीप फोकस होता है अर्थक्वेक को वो एक्सप्लेन नहीं किया है, वोल्केनो अर्थक्वेक बारे में नहीं बताया। अब वही सिस्मिक वेव्स हमने पढ़ी हुई हैं, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी अपने नोट्स में क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं।
अच्छा, अब ये आता है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है। अर्थक्वेक जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला आता है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। नियरली 80% जो अर्थक्वेक्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ये जापान, इंडोनेशिया, चिली, अलास्का, इन एरिया में। फिर है एल्पाइन हिमालयन बेल्ट्स, ये साउथ यूरोप से लेकर टर्की, ईरान और हिमालय तक है। नियरली 15% है। ये 80% है, नियरली 50%। जो बाकी के 5% है वो मिड ओशन रीजन्स में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि अर्थक्वेक को हम मेज़र किससे करते हैं। पहला है रिक्टर स्केल, दूसरा मर्कैली और थर्ड है मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, ठीक है। जो देखो, अब इसको याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे रिक्टर, आर फॉर रिक्टर, एम फॉर मर्कैली। मर्कैली में एम से नहीं आएगा, मतलब सेम वर्ड नहीं आएगा। मर्कैली में इंटेंसिटी आ जाएगी, रिक्टर में मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो पूछता ही है यूपीएससी, 1-2 साल बाद इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ही पूछा। तो आपने याद रखना कि आर फॉर रिक्टर तो मैग्नीट्यूड, एम फॉर मर्कैली तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, यहाँ पे इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। इन मर्कैली में होता है कि कितना डैमेज हुआ है, कितनी इंटेंसिटी से कितना ज़्यादा डैमेज हुआ अर्थक्वेक का, वो बताया जाता है। और ये होता है कि मॉडर्न स्केल है आजकल, इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी एक्यूरेट रीडिंग आ रही है। अच्छा, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, ग्राउंड शेकिंग हो रही है, सरफेस रप्चर हो रही है। सेकेंड में सुनामीज, लैंडस्लाइड, फायर्स, सॉइल लिक्विफिकेशन। आपको जो इसमें ऐड करना हो आप उसमें थोड़ा बहुत ऐड खुद से कर भी सकते हो, ठीक है। अब ये आएगा अर्थक्वेक हैजार्ड जोन्स भी आते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है। इंडिया जो है हाईली वनरेबल है। आपको पता है कि क्योंकि जैसे अगर फोकस अगर अफ़गानिस्तान में होगा तो इंडिया में भी अर्थक्वेक आएगा, अच्छे मैग्नीट्यूड का आ जाएगा, ठीक है। जोन 5 जो होता है वो बड़ा हाई रिस्क होता है, उसमें हिमालयन रीजन्स आते हैं जैसे कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडियन, अंडमान एंड निकोबार। जोन 4 जो आता है वो हाई है, उसमें दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार। और जोन 3 है, मॉडरेट है, उसमें लार्ज पार्ट जो इंडिया का वो आता है, ठीक है। विद दिस हमारा जो अर्थक्वेक का चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। आज हम एक और न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो भी बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, रियली सॉरी फॉर दैट। मैं डेली ट्राई करती हूँ कि वीडियो अच्छे से बनाऊँ और धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगी इसमें। अभी बस मुझे ज़्यादा होता है कि कंटेंट अच्छा हो जाए और जो मैं समझाना चाहती हूँ वो आपको अच्छे से समझा सकूँ। चलो, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और मैं पीवाईक्यू मेंस में भी देख रही थी और ऑप्शनल में भी देख रही थी, इसके क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी बताई 1912 में, और इन्होंने एक बुक लिखी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस 1915, ठीक है। वैगनर के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि एक सुपर कंटिनेंट है जिसको पैंजिया बोलते हैं, उसका मतलब है ऑल अर्थ, और एक है पैंथेलासा जिसका मतलब होता है ऑल वाटर। अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो कंटिनेंट जो पैंजिया था वो स्प्लिट हो गया। ये पहले पैंजिया फिर पैंथेलासा, ऐसे था, पैंजिया ऑल अर्थ, ये ऑल बॉडी। जैसे थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया 200 मिलियन ईयर्स के बाद वो अलग हो गया। जब ब्रेक हुआ बीच में टेथिस सी हो गया, यहाँ पे लॉरेशिया, यहाँ पे गोंडवाना लैंड, ठीक है। जो नर्दर्न ब्लॉक हो गया उसको लॉरेशिया बोला। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आई, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। और जो सदर्न ब्लॉक है वो गोंडवाना लैंड, उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आया। टेथिस सी ये बीच में सी है, इसका आपने याद रखना है, ठीक है। हिमालयस भी टेथिस सी से ही बने हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ फोर्सेस हैं, 2 तरह की फोर्सेस हैं जो इसमें यूज़ की गई है, जिसके बारे में उन्होंने बताया। पहली है पोल फ्लिंग फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स आपने याद रखना किसकी वजह से है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। ये अर्थ की रोटेशन की वजह से कंटिनेंट क्या होता है, इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। अर्थ आपको पता है जैसे कि स्फीयर नहीं है, बल्ज है, तो किसकी वजह से है, अर्थ रोटेशन की वजह से। और वही टाइडल फोर्स ये किसकी, ये इसमें क्या होता है, किसकी वजह से हो रहा है, अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन, ठीक है। ये टाइडल फोर्स जो है बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, उसमें ये काम आएगी, ठीक है। उसके बाद ये आप मैप खुद एक बार बुक एनसीईआरटी की बुक में भी ये मैप है, देख लेना। ये मैंने अभी रफ मैप बनाया हुआ, आप एक बार देख लेना, ठीक है। इस फोर्स का क्रिटिसिज्म भी किया था क्योंकि ये फोर्स काफ़ी वीक है कंटिनेंट्स को मार्क करने के लिए, इसलिए ये मेजर वीकनेस बताई गई इस थ्योरी की, और ये क्रिटिसिज्म भी है इसका, ठीक है। अब एविडेंस, ठीक है। ये पहले बताया कि पैंजिया ऐसा था, उसके बाद लॉरेशिया गोंडवाना लैंड ऐसा हो गया, फिर थोड़े थोड़े अलग हुए कंटिनेंट्स, उसके बाद फाइनली जो अर्थ टुडे है, जो अभी का हमारा मैप है, वो ये ऐसा दिखता है, ठीक है।
अब इसमें कुछ एविडेंस थे। पहला एविडेंस है जिगसॉफिट, ठीक है। इसमें हमें ये बताया गया है जिगसॉफिट में जो कोस्ट लाइन है ना कंटिनेंट्स की, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से फिट हो रही है। जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये देखो अभी अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे ये अच्छे से फिट हो जाएगा ना। इससे हमें पता चला कि हाँ ऐसा है, ये कंटिनेंट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखे मैंने साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है। दूसरा है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं अगर हमको रॉक्स की एज देखनी है, वो डेवलप की गई रिसेंट पीरियड में, और उन्होंने देखा कि ये रॉक्स एक दूसरे के साथ मिल रही है नहीं है। इससे हमें क्या पता, जो एंशियंट रॉक्स पता चला जो ब्राज़ील कोस्ट मैच करती है किसके साथ, वेस्ट अफ्रीका के साथ। ये है ना जो वेस्ट अफ्रीका उसके साथ ब्राज़ील कोस्ट मैच करती है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल देंगे, ये एनसीईआरटी से मैंने नोट डाउन किया हुआ है, और थोड़ा सविंदर सिंह की बुक से भी मैंने हर चीज़ की कंपाइलेशन की, एआई का यूज़ भी किया इसमें मैंने, तो हर चीज़ की कंपाइलेशन करके मैंने ये नोट्स बना दिए हैं, ठीक है। फिर आता है टिलाइट। टिलाइट सबसे बड़ी बात, टिलाइट होता क्या है। देखो जैसे ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर डिपॉजिट होते जाते हैं ना, उससे क्या बनता है, सेडिमेंटरी रॉक बनती है, ठीक है। जो ग्लेशियर की डिपोजिशन होती है, डिपॉजिट जहाँ पे ग्लेशियर, उससे एक सेडिमेंटरी रॉक बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिलाइट। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एविडेंस से भी, क्वेश्चन प्री में ज़रूर पूछते हैं वो। अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसके साथ हमारा ये प्री का जो जियोग्राफी का पोर्शन है ये भी कवर हो रहा है। प्री का जियोग्राफी का पोर्शन कवर हो रहा है, मेंस का GS1 कवर हो रहा है, और ऑप्शन भी हो रहा है। इससे हम 3 चीज़ें कर पा रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। टिलाइट में इन्होंने पैलियोक्लाइमेट एविडेंस हमें मिला। ये कहाँ पे मिला हमें, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका। ओवरऑल रिसेम्बलेंस करते हैं किसके साथ, गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स के साथ। फिर आ जाते हैं अपने प्लेजर डिपॉजिट्स। प्लेजर डिपॉजिट्स में क्या था, जो गोल्ड है ना गाना में, वो उसका एब्सोल्यूट कोई भी मतलब उसका एब्सोल्यूट कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, बट हमें ब्राज़ील में उसका सोर्स मिला है, ठीक है। फिर फॉसिल एविडेंस है, मीजोसोर्स, लेम्यूर्स, ये हमें यहाँ मिले हुए हैं, ठीक है। अब ये मैंने पहले इसका कंक्लूजन लिख लिया, बट एक चीज़ रह गई थी, वो था क्रिटिसिज्म, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्रिटिसिज्म में इसमें यह बताया गया कि इन्होंने डायरेक्ट कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है ड्राइविंग फोर्स की, ठीक है। और इसने ओशन फ्लोर को भी भूल गए हैं ये बताना। जैसे मतलब उनको सिर्फ ओशन क्रस्ट की नॉलेज थी, बट उन्होंने हमें मिड ओशनिक रिजेस, डीप सी ट्रेंचेस, इनके बारे में नहीं बताया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में नहीं बताया, और इन्होंने अर्थक्वेक वॉल्केनो के बारे में नहीं बताया हुआ है, और इन्होंने जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ मैनी माउंटेन सिस्टम इनके बारे में नहीं बताया।